नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कक्षा 8वीं इतिहास विषय का पाठ नंबर 8 कंपनी की शोषणकारी नीतियां व उनके विरोध के इम्पोर्टेंट अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर। ये आपके जो लेसन है ये हरियाणा बोर्ड से संबंधित है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड की बुक इतिहास की वो CBSE से अलग है। तो सबसे पहले हम रिक्त स्थान करेंगे। अंग्रेजों ने भारत में डैश 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 भू राजस्व नीतियाँ अपनाई। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। दूसरा है धन का निकास के दो साधन थे, डैश और डैश, व्यापार और भू राजस्व नीतियाँ। तीसरा है भारत में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण बार बार डैश आए, अकाल। चौथा है 1857 की क्रांति भारत का पहला डैश था, स्वतंत्रता संग्राम। प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया, 1757। फिर है उचित मिलान, रैयत रैयतवाड़ी, धन निकास दादा भाई नौरोजी। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। भारत में कंपनी राज में प्रचलित विभिन्न भू राजस्व व्यवस्था व उनके क्षेत्रों के बारे में बताएं। सबसे पहले है स्थायी बंदोबस्त। यह बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया। ये जमींदारों के साथ किया गया। इसमें कंपनी का हिस्सा 9/10 और जमींदारों का हिस्सा 1/10 था। यह बंदोबस्त बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी मद्रास और बंगाल में लागू किया गया। यह भारत के 19% हिस्से पर लागू किया गया। फिर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। यह व्यवस्था 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई। यह समझौता सीधा किसानों के साथ किया गया। इसमें भू राजस्व की दर 40 से 55% तय की गई। यह मद्रास, बम्बई, असम, सिंध, कुर्ग, बरार, अंडमान में लागू किया गया। यह भारत के 51% हिस्से पर लागू की गई। इसका एक ड्रॉबैक था कि कर न चुका पाने के कारण किसानों की भूमियां नीलाम कर दी जाती थी। तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी। महाल का अर्थ होता है गांव। यह गांव का सामूहिक भाईचारा। इस व्यवस्था की शुरुआत होल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई और इसे 1833 में लागू किया गया। यह समझौता पूरे गांव के सामूहिक भाईचारे के साथ किया गया। इसका आरंभ किया गया था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में। इसमें व्यवस्था में पूरे गांव का मुखिया या उसका प्रतिनिधि भूमि कर को अदा करने के लिए जिम्मेवार होता था। प्रारंभ में उपज का 2/3 भाग भूमि कर के रूप में तय किया गया था, परंतु बाद में इसे कम करके 1/2 कर दिया गया था। उसके बाद है धन निकास के साधन। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों के कारण भारत के धन का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन चला जाता था। पैसा हमारा है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड चला जाता था, जिसके बदले में भारत को कोई विशेष लाभ नहीं होता था। इसके चलते भारत आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया और इसी नीति को धन का निकास कहा जाता है, यानी कि धन का बह जाना। और किस रूप में होता था? कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन के रूप में। अब इंग्लैंड के जो कर्मचारी भारत में काम करते थे उन सबको बहुत भारी भरकम वेतन दिए जाते थे और वो वेतन कहाँ जाता था? इंग्लैंड में। दूसरा, युद्ध का खर्च, उसका सारा खर्चा भी भारत के खजाने से ही निकाला जाता था। सेना पर जो खर्च किया जाता था वो खर्च का बोझ भी भारत पर ही पड़ता था। और चौथा पॉइंट है गृह प्रभार, यानी कि ये सारे खर्चे जो व्यवस्था को चलाने के लिए थे वो सब खर्चे भी भारतीय खजाने से ही किए जाते थे। इस प्रकार इंग्लैंड समृद्ध होता चला गया, जबकि भारत लगातार गरीब देश बनता गया। तीसरा है कंपनी राज में अकाल के क्या कारण थे। नंबर 1, कंपनी ने भारत में शोषणकारी भूमि कर की नीतियां अपनाई, जिसके कारण किसान कर ना चुका पाते थे। दूसरा, जब किसान कर नहीं चुका पाते थे तो वे शाहूकार के चंगल में फंसकर अपनी ज़मीन गिरवी रख देते थे और बेच देते थे। तीसरा, जमींदार शहरों में रहते थे और कृषि के विकास की तरफ, कृषि सुधार की ओर उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसीलिए जो कृषि है उसका पतन होता चला गया।
चौथा है अधिकांश किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थे। यदि फसल नष्ट हो जाती थी, वर्षा नहीं होती थी या बाढ़ आ जाती थी तो फसल नष्ट होने की सूरत में बार बार अकाल पड़ने लगते थे। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय शिल्पकारों और कारीगरों के अंग्रेजों से प्रतिरोध के क्या कारण थे। नंबर 1, अंग्रेज भारत में बने सामान पर अधिक कर लगाते थे और अपने लाभ के लिए भारत की वस्तुओं की कीमत कम कर देते थे। दूसरा, अंग्रेज भारतीय शिल्पकारों से कम कीमत पर वस्तुएं खरीद लेते थे और कारीगरों को, जिससे यानी कि जो भारतीय कारीगर थे, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता था। 1769 में बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रेशम के तैयार माल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रेशम उगाना है पर रेशम से माल तैयार नहीं करना, जिससे जो भारतीय कारीगर थे उनके मन में असंतोष था और 1770 से लेकर 1805 के बीच में बुनकरों और कारीगरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसका मतलब ये था कि जो कच्चा रेशम बनाया जा रहा है वो उससे भारतीय बुनकर रेशम तैयार नहीं कर सकते, उससे इंग्लैंड में रेशम तैयार होगा, फिर वो भारत आएगा और दूसरे देशों में जाएगा और उसका सारा मुनाफा भी इंग्लैंड को ही जाएगा। तो इसी वजह से शिल्पकारों और कारीगरों ने लगातार अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। उसके बाद है स्थायी बंदोबस्त के गुण। गुण मतलब होता है उसकी अच्छी बातें और दोष यानी कि उसकी कमियां। गुण क्या थे? भू राजस्व की मात्रा निश्चित कर दी गई, ये गुण कंपनी के लिए थे। नंबर 2, कंपनी की आय को जो कंपनी की आय थी वो निश्चित हो गई, बेफिक्र होगी कि अब इतनी आय तो आनी ही आनी है। तीसरा, कंपनी को वफादार जमींदार वर्ग मिल गया। लेकिन यह व्यवस्था बहुत नुकसानदायक थी। कैसे? किसानों को अपनी ज़मीन शाहूकारों के पास गिरवी रखनी पड़ी अथवा बेचनी पड़ी। दूसरा, किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई। तीसरा, जमींदारों की भूमि कर ना चुका सकने के कारण जब किसान भूमि कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी जिम्मेदारियां ही नीलाम कर दी जाती थी। चौथा, इससे कृषि की अवनति हुई। अवनति का अर्थ होता है हानि हुई। अगर पहले बहुत अच्छा उत्पादन होता था, अब बहुत कम उत्पादन होने लग गया। तो ये इसके दोष हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत आसान भाषा में सभी क्वेश्चन के उत्तर कन्वर्ट कर दिए हैं, जो आपको समझ भी आएंगे और आप उन्हें अच्छे से लिख भी सकेंगे, याद भी कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।